नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार अपने राजनीतिक विश्लेषक शशांक तिवारी के साथ आपके बीच मौजूद हूं। आज एक बहुत ही खास शाम है। आज छत्तीसगढ़ को अपना पहला ऐसा आदिवासी मुख्यमंत्री मिला है जो भारतीय जनता पार्टी का है, जिनके आदिवासी होने के ऊपर कोई विवाद नहीं है, जो कि पहले आदिवासी मुख्यमंत्री अजीत जोगी के साथ पूरी जिंदगी जुड़े रहा। ठीक है शशांक? विष्णुदेव साय कई बार के सांसद, कई बार के विधायक, कई बार के प्रदेश अध्यक्ष, एक बड़ा ही अनोखा तजुर्बा है उसका। इस गिनती में हम लोग कई बार गड़बड़ भी कर जाते हैं कि विष्णुदेव साय कितनी बार सांसद रहे, कितनी बार विधायक रहे और कितने बार वो छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रहे। आप याद रखिएगा, इसमें गलती ना हो हमारी। ऐसे विष्णुदेव साय को विधायकों की एक बैठक में रायशुमारी के बाद दिल्ली से आए हुए भाजपा के पर्यवेक्षकों ने घोषित किया कि वो प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री रहेंगे। भाजपा भारी बहुमत के साथ यहाँ पर सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस अपनी तमाम उम्मीदों के ठीक खिलाफ बुरी तरह से हार कर सत्ता से बाहर हुई है। कांग्रेस की अभी दिल्ली में एक समीक्षा बैठक कल ही निपटी है, लेकिन भाजपा के लिए खुशी का मौका है। भाजपा 5 बरस के बाद सत्ता में दोबारा लौट कर आ रही है। इसके पहले वो रमन सिंह की अगुवाई में 15 बरस तक सत्ता में थी। ऐसे में आज हम यहाँ बैठकर इस बारे में बात करने वाले हैं कि विष्णुदेव साय जो कि प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री हैं, शपथ ग्रहण का वक्त अभी आया नहीं है, लेकिन शायद अधिक से अधिक कल तक हो जाना चाहिए। वो किस तरह के हैं, उनका इतिहास, उनका वर्तमान, थोड़ी सी चर्चा ये करेंगे कि उनके सामने चुनौतियां क्या है। हमारी सलाह कुछ नहीं है, हम सत्ता को सलाह देने में बिल्कुल यकीन नहीं रखते, लेकिन हम सार्वजनिक जीवन में जो चुनौतियां दिख रही हैं सरकार के लिए, हम उनके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। सलाहकार पिछले मुख्यमंत्री कांग्रेस के भूपेश बघेल जी ने अपने 4, 5, 6 सलाहकार नियुक्त किए थे। विष्णुदेव साय के सामने भी ये छूट रहेगी कि वे अपने अनगिनत सलाहकार नियुक्त कर सकते हैं, वो उनको सलाह देंगे। हम केवल यही चर्चा करने वाले हैं कि पिछली सरकार के जाने और इस सरकार के आने के बीच आज राज्य के सामने कौन सी चुनौतियां हैं, जिनको मोटे तौर पे नई सरकार को ही निपटना है जिनसे। ठीक है शशांक, विष्णुदेव साय, इनका नाम खबरों में कई दिनों से बना हुआ था, खासकर जब वोटों की गिनती नहीं भी हुई थी उस वक्त भी ये बात उठती थी कि अगर और बड़ा वाला अगर था ये, अगर भाजपा की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। उस वक्त भी जो 2-4 नाम आते थे उनमें विष्णुदेव साय का नाम रहता था। उनमें डॉक्टर रमन सिंह का नाम भी रहता था, जिनके बारे में अभी ये धारणा है कि ये उनकी पसंद है। आदिवासी नामों के बीच में ये डॉक्टर रमन सिंह की पसंद है, ऐसी एक धारणा है। जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। तो एक ये बात समझने की जरूरत है कि पूरा का पूरा सरगुजा भाजपा को गया है। बस्तर की 12 में से 8 सीटें भाजपा को गई हैं। भाजपा को 29 आदिवासी सीटों में से 17 शायद मिली हैं। इतना बड़ा आदिवासी समर्थन जो मिला भाजपा को, इसके बाद ऐसा तय माना जा रहा था कि भाजपा किसी आदिवासी को ही यहाँ का मुख्यमंत्री मनोनीत करेगी। ये पहली बात। दूसरी बात, इसके साथ साथ जो 2 और राज्यों में जो मुख्यमंत्री बनने हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन दोनों ही राज्यों में भाजपा के पास प्रदेश स्तर का इतना बड़ा कोई आदिवासी चेहरा वहाँ नहीं है। इसलिए भी लगता था कि 3 राज्यों में से अगर एक आदिवासी कम से कम भाजपा को बनाना है तो वो यहाँ पर छत्तीसगढ़ से ही बनेंगे। और छत्तीसगढ़ में जो 2 आदिवासी नाम ज़्यादा सामने आ रहे थे उसमें से विष्णुदेव साय सबसे प्रमुख नाम थे, सबसे अधिक तजुर्बेकार थे, और मेरा ऐसा मानना है सबसे सरल हृदय के भी हैं वो। आदिवासी सभी जो हैं वो सहज सरल रहते हैं, विष्णुदेव साय और ज़्यादा सहज सरल है। क्या है शशांक इनका बैकग्राउंड? देखिए, विष्णुदेव साय की पृष्ठभूमि में जाएं तो इनके दादाजी पहले
मनोनीत विधायक थे आज़ादी के समय 1947 से 52 तक। ऐसा? जी आप बड़ा ही पुराना इतिहास निकाल लिए हो। जी। तो आपको कुछ दिन पहले से अंदाज था क्या कि ये बनने वाले हैं? मुझे कुछ थोड़ा सा अंदाज तो था। हाँ। मैं कुछ दिन पहले हमारे लेकिन फिर भी पुरातत्व की इतनी पुरानी जानकारी निकालने के लिए बहुत खुदाई आपको करनी पड़ी होगी। इतनी जरूरत नहीं भी पड़ी, क्योंकि ये इतने इनके बारे में बहुत सारे लोगों को सब कुछ मालूम है। हाँ, क्योंकि ये 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हाँ, हैं। हाँ, खैर, हाँ। ये इनके दादाजी, इनके बड़े पिताजी हाँ, 2 विधायक रहे, सांसद रहे और केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे, मुरारजी देसाई में। इनके दादाजी और पिताजी? नहीं, दादाजी तो एक बार विधायक हाँ, रहे हैं। हाँ। इनके बड़े पिताजी, इनके बड़े पिताजी के इनके बड़े भाई, ताऊ जिसको कहते हैं। ताऊ कहते हैं। हाँ। इधर वो भी केंद्र सरकार में मंत्री रहे? जी, नरहरि अच्छा। प्रसाद साय। अच्छा जी हाँ हाँ, अब मुझको नाम याद पड़ जी रहा है। जी। तो वो रहे और इन्होंने खुद 89 में पहली बार पंच से राजनीति शुरू की हाँ हाँ खुद, और सरपंच बने। हाँ। सरपंच के बाद एक तपकरा विधानसभा, जसपुर जिले की तपकरा विधानसभा से पहली बार 90 में विधायक बने। अच्छा। उसके बाद 98 तक विधायक बनते रहे 3 वो बार। 90 में जो लोग विधायक बने, चूंकि मध्य प्रदेश की विधानसभा 92 में भंग हो गई थी। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद गिरी, पटवा सरकार उसके बाद भंग कर दी गई कई दूसरे राज्यों के साथ। तो 93 में चुनाव हुए दोबारा। तो ये 93 और 98, हाँ, उसमें भी विधायक रहे। दोनों में विधायक बने ये, विधायक रहे उसी विधानसभा से, तपकरा से। अच्छा। 2004 से सांसद बने। हाँ। और फिर वो 3 बार सांसद रहे, 4 बार सांसद 4 बार सांसद 4 रहे। बार सांसद हाँ। रहे। केंद्र सरकार में मंत्री रहे। इस दौरान 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे। एक बार 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे जी, एक बार पहले रहे। हाँ। और फिर उनको दोबारा मौका अभी मिला था, तो हटा के फिर इनको अरुण साहू जी को बनाया गया। अच्छा। हाँ। मुझको जो दिख रहा है छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष, अगर विकिपीडिया में दी गई जानकारी सही है, हमारे पास बहुत ज़्यादा समय भी नहीं था जानकारी को क्रॉस चेक करने का, क्योंकि अखबार भी निकालना था, अखबार में खबर भी निकालनी थी। हम आपको अभी दिखाएंगे फ्रंट पेज हमारा जो हमने अभी तैयार किया तुरंत मिनटों के भीतर, उसको भी दिखाएंगे। मुझको जो इसमें दिख रहा है शशांक, वो दिख रहा है कि ये 2006 से 2010 तक रहे अध्यक्ष। उसके बाद 2014 जनवरी से अगस्त तक फिर रहे। इसके बाद जून 2020 से 2022 तक रहे। ऐसे 3 बार का इनका कार्यकाल बटा हुआ है। और इनके पहले और बाद में कभी राम सेवक पैकरा थे, बाद में इनसे काम संभाला शिव प्रताप सिंह ने, फिर इनसे काम संभाला धर्म कौशिक ने, फिर इनसे काम संभाला राम सेवक पैकरा ने, फिर इनसे काम संभाला अरुण साव ने। ऐसा है ये। जी। और केंद्र में राज्य मंत्री रहे, इस्पात विभाग उनके पास रहा। हाँ। स्टील मिनिस्टर रहे। हाँ। तो बड़ा अनुभवी है और सरल हृदय के हैं, सज्जन हैं और संघ की भी पसंद है। हाँ। मोटे तौर पे। हाँ। और मुझको अभी मैं एक टीवी समाचार चैनल पे ही देख रहा था। जी। इनके विष्णुदेव साई जी के कोई एक साथी हैं बचपन के, इनके गांव के ही, उनसे बातचीत दिखा रहा था वो चैनल। उसमें वो बतला रहे थे कि किस तरह से इनके पिता की का निधन जो है, जब ये पढ़ रहे थे, कम उम्र में ही हो गया था। भाई बहनों में शायद ये बड़े थे, परिवार को संभालना पड़ा था। ऐसे परिवार को संभाला हुआ व्यक्ति है जिसके ऊपर जिम्मेदारी कम उम्र में आई हुई है, उसके ऊपर प्रदेश की जिम्मेदारी अभी थोड़ी ज़्यादा बड़ी आई है। अब देखना है कि विष्णुदेव साय, ये प्रदेश नाम का जो परिवार है, छत्तीसगढ़ प्रदेश नाम का, इसकी जिम्मेदारी संभालने में कितने कामयाब होते हैं। अच्छा, ये दिलीप सिंह जुदेव के बहुत करीबी थे। अच्छा। हाँ। दिलीप सिंह जुदेव परिवार से ही इनका पारिवारिक संबंध था, एकदम उस तरह का था। आपको याद होगा कि 2018 में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था पार्टी को। हाँ। विधानसभा चुनाव में। तो फिर उस समय ये उनको फिर अध्यक्ष बनाया गया था बटा हुआ कार्यकाल में। तो तुरंत बाद लोकसभा के चुनाव थे 6 महीने के भीतर। हाँ हाँ, ये 2019 के चुनाव। 19 के चुनाव। वहाँ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे। हाँ। तो प्रत्याशी चयन को लेकर एक प्रारंभिक चर्चा हुई
अमित शाह जी ने दिल्ली में बैठक छत्तीसगढ़ के प्रत्याशी चयन को लेकर, छत्तीसगढ़ के प्रत्याशी 11 सीटों के चुनाव में उसमें थे डॉक्टर रमन सिंह जी और रमेश बैस, खुद शाह जी, सौदान सिंह, और प्रभारी थे उस समय डॉक्टर अनिल जैन। अच्छा, जिसको कोर कमेटी कहते हैं प्रदेश का, उसकी बैठक हुई अमित शाह जी के साथ में। अमित शाह जी ने एक अनौपचारिक ही बैठक थी, उसमें एक सुझाव दिया, क्यों ना हम नगर निगम चुनाव की तरह इस बार, क्योंकि विधानसभा चुनाव में बुरी हार का सामना करना पड़ा है, सबके नए प्रत्याशी लाए जाए ऐसा करके। तो विष्णुदेव साय पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा, हाँ भाई साहब आपका कहना एकदम ठीक है, अपन ऐसा कर सकते हैं, ऐसा इससे ये प्रयोग सफल भी हो सकता है ऐसा करके। ऐसा तो बाकी तो ये खुद भी तो सांसद थे, लेकिन खुद भी सांसद थे, केंद्रीय राज्य मंत्री थे, केंद्रीय राज्य मंत्री भी पहले थे। गाज उन्हीं पर गिरने वाली थी और उसकी उन्होंने परवाह नहीं की। ऐसा ये मुझे लगता है केंद्रीय नेतृत्व ने इसको ध्यान में रखा होगा। मैं वही बोलने वाला था कि लगता है कि उस दिन की बात आज ध्यान में रही होगी बीजेपी लीडरशिप के, जब उनके सामने 4-5 नाम थे ऐसे कि इनमें से किसी को बनाया जाए, जिनमें प्रदेश के अध्यक्ष अरुण साव का नाम भी था जो विधानसभा जीत के आए हैं। डॉक्टर रमन सिंह का नाम तो प्रदेश के सबसे वरिष्ठ भाजपा नेता के रूप में है ही। कुछ लोगों के बीच में ये चर्चा भी थी कि क्या महाराष्ट्र से राजभवन से वापस लाकर रमेश बैस को बनाया जा सकता है। कुछ लोगों के बीच चर्चा रेणुका सिंह के नाम को लेकर थी, और कुछ लोगों के बीच में चर्चा एक सबसे नौजवान चेहरा ओपी चौधरी को लेकर भी थे, जो आईएएस छोड़ के आए हैं। उनके बारे में भी चर्चा थी कि क्या उनको एक, जिसको ओम माथुर सरप्राइज कैंडिडेट, एक चौंकाने वाला नाम कह रहे हैं, तो सबसे ज्यादा तो ओपी चौधरी का चमका सकता था। तो ऐसे में जब विष्णुदेव साय को चुना गया, तो आपका ये कहना है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए जब त्याग की बात आई कि सारे के सारे नाम क्यों न बदल दिए जाएं, तो विष्णुदेव साय ने इस विचार का समर्थन किया। बिल्कुल, और उनको मालूम था कि उनकी टिकट कटने वाली है इसमें। बिल्कुल। फिर उसके बाद हुआ ये, अब ये बैठक खत्म होने के बाद फिर इनके पर दबाव भी था कि सब लोग सहमत थे, क्योंकि उसमें रमेश बैस भी उसमें आ गए थे क्राइटेरिया में। अभिषेक सिंह रमन सिंह के बेटे। हाँ, तो इस तरह बड़े नेता आ गए थे, तो क्यों ना फिर से चर्चा अनिल जैन के माध्यम से क्यों ना फिर से बात करी जाए। तो खैर बात कैबिनेट में वो केंद्रीय चुनाव समिति में गया है, तो फिर वही बात आई, ऐसा कर सकते हैं। मोदी जी ने कहा हाँ ऐसा कर सकते हैं, विष्णुदेव साय जी का भी सुझाव है ऐसा करके। तो कुल मिला के सबकी टिकट कट गई। ऐसा सारे 11 नए चेहरे आए, जिसमें से कोई मौजूदा सांसद नहीं थे, कोई पहले चुनाव लोकसभा का लड़े हुए नहीं थे, कोई किसी बड़े नेता के रिश्तेदार नहीं थे, ऐसा ही था। ये 3 पैमाने कड़ाई से माने गए, और उसमें 11 में से 9 सीटें भाजपा जीत गई। 2 सीटें जो नहीं जीत पाई वो स्टेट के 2 सिरों की थी। एक बस्तर की सीट थी जहां से दीपक बैज जीते थे, एक कोरबा की सीट थी जहां से ज्योत्सना महंत जीती थी। ये 2 लोग जीते थे। आपको एक बात जानकारी मैं दोहरा रहा हूं, आपको पहले 2 बार बोल चुका हूं अलग अलग कार्यक्रम में। उस समय छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन तीनों राज्यों में कांग्रेस सत्ता पे आई थी। जब लोकसभा के चुनाव हुए तो राजस्थान में से एक भी कांग्रेस सांसद नहीं बन पाए। मध्य प्रदेश से कुल 1 बन पाए, कमलनाथ की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से उनके बेटे नकुल नाथ, और छत्तीसगढ़ से कुल 2 बन पाए, जिसमें एक दीपक बैज और एक ज्योत्सना महंत। इस तरह से 65 में कुल 3 सांसद बने थे, और छत्तीसगढ़ में कम से कम उनका सारे चेहरे बदल देने का प्रयोग एक किस्म से सफल रहा। 11 में से 9 उनको मिले थे। इसके अलावा जब उन्हें साल भर पहले अध्यक्ष पद से 1.5 साल पहले उनको हटाया भी गया, हाँ, तो बिल्कुल मेरे ख्याल से प्रतिक्रिया नहीं। 9 अगस्त 2022 की बात थी शायद, तो विश्व आदिवासी दिवस भी था। हाँ, किसी तरह का कोई नाराजगी नहीं, कुछ नहीं दिखाई। हाँ, और बाद में मेरी एक बार उनसे चर्चा हुई, तो वो उन्होंने बताया वो विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी भी कर रहे हैं, कुनकुरी सीट को लेकर। आपको ध्यान होगा शशांक उस समय वो चाय पीने आए थे हमारे प्रेस में, और काफी देर लंबी चर्चा उनसे हुई। उनका कोई मलाल नहीं था कि पार्टी ने पहले तो 2019 में उनकी टिकट काटी, बाकी सब लोगों के साथ साथ इसको लेकर मलाल नहीं था। उनके मन में इसको लेकर कोई मलाल नहीं था
कि उनको विश्व आदिवासी दिवस के दिन प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया। जी इसको लेके कोई मलाल नहीं था। उन्होंने कहा मुझको मिला जो है वो पार्टी का ही दिया हुआ था, जी तो पार्टी को जब लगा उन्होंने दिया, जब लगा उन्होंने वापस ले लिया। उस वक्त उन्होंने याद भी कराया था, मैं अभी याद कर रहा हूं, जब उन्होंने कहा था इसके पहले भी मैं अलग अलग पद पे आते जाते रहा हूं। ये जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री थे तो उस वक्त भी 3 अलग अलग मंत्रालयों में इनको राज्य मंत्री के रूप में जोड़ा गया था। याद है आपको ये? और अलग अलग तारीखों में इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था उस समय। कुछ ऐसा फेरबदल था वहां पर उनके केंद्रीय सरकार में भी। तो विष्णुदेव साय अब शायद कुछ देर पहले जब हम देख रहे थे समाचार, वो राजभवन के लिए निकल चुके थे। मुझको लगता है कि राज्यपाल खुद भी टीवी पर देख रहे होंगे कि भाजपा किसको अपना नेता चुनती है। तो अभी जो औपचारिकताएं रहती है सरकार बनाने की, राज्यपाल ने उनको न्योता दे दिया होगा। हम लोग अभी यहाँ टीवी के सामने नहीं है, तो कल जब तक ये वीडियो आपके सामने आएगा तब तक शायद शपथ ग्रहण का समय वगैरह आ चुका रहेगा। जी, मुझे जो समझ में आ रहा है कि आज जो विधायकों के भाव भंगिमा जो देखने को मिल रहा था, तो लगभग सब खुश थे। अच्छा, सभी के चेहरे में खुद रमन सिंह जी ने उनका नाम प्रस्तावित किया, हाँ, प्रस्तावक के रूप में, हाँ, और सबने समर्थन किया, हाँ, और क्योंकि उसके अनुभव इनको देखते हुए, हाँ, सरलता को देखते सब काफी प्रसन्नचित्त थे। हाँ, ऐसा मुझको लगा। मुझको बड़े बड़े नेता जो थे वहाँ पे, कुछ नेताओं को मन के भीतर निराशा थोड़ी बहुत हुई होगी, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस बात को समझना जरूरी है, प्रदेश के जो सबसे बड़े नेता भाजपा के माने जाते हैं यहाँ पर डॉक्टर रमन सिंह, उनकी भी एक किस्म से ये पसंद थे, ऐसा कहा जा रहा है। मैं मेरी रमन सिंह जी से कोई बात हुई नहीं है, ऐसा है। शशांक एक बात करते हैं, जरा आप बतलाओ मुझको कि विष्णुदेव साय कल परसों में मुख्यमंत्री बन जाएंगे यहाँ के छत्तीसगढ़ के, और वो भाजपा के दूसरे मुख्यमंत्री रहेंगे। हालांकि कार्यकाल चौथा रहेगा भाजपा का, वो प्रदेश में मुख्यमंत्री का 6वां कार्यकाल उनका रहेगा। अभी आपको क्या लगता है कि उनके सामने क्या समस्याएं रहेगी? हालांकि अभी उनका मंत्रिमंडल बनना बाकी है, ऐसी चर्चा है कि 1 या 2 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं जो अलग अलग तबकों के होंगे। तो आपको क्या लगता है कि क्या उनके सामने अभी चुनौतियां हैं? सबसे बड़ी चुनौती तो उनके घोषणा पत्र को लेके है, क्रियान्वयन को। क्या है क्योंकि उसमें? वित्तीय स्थिति बहुत खराब है। आज के डेट में करीब 1 लाख करोड़ का कर्जा है सरकार पर। तो आज उन्होंने एक बड़ी बात भी कही है, आवास वाली प्रधानमंत्री आवास योजना। 18 लाख उसको आवास उपलब्ध कराएंगे। वो मकान उपलब्ध कराना पहली प्राथमिकता रहेगी, पहली कैबिनेट में। और वो करीब 21,500 करोड़ की पूरा वो है, उसमें 60% केंद्रांश रहता है। तो भी इनको करीब 8600 करोड़ रुपए से अधिक, 10,000 करोड़ से जरा सा कम इनको लगेगा। हाँ, अच्छा, दूसरी चीज ये है, एक तो घोषणा पत्र का क्रियान्वयन तो वित्तीय स्थिति का अलग विषय है। एक और चीज है क्रियान्वयन में, मुझको क्यों ऐसा ध्यान पड़ रहा है कि धान का जो बोनस रमन सरकार का 2 साल का बचा हुआ था, याद है ना आपको? बिल्कुल। उस 2 साल का धान का बोनस उस समय 50, 55, 60 हजार टन धान खरीदी हुई होगी, उसका बोनस है। जो कि 2 साल का मिला के शायद 600 रुपए क्विंटल बनता है। अच्छा, तो वो करीब 25 दिसंबर को देना है। 25 दिसंबर अटल जी के जन्मदिन पर सुशासन दिवस मनाते हैं। ये घोषणा हुई है जी। हाँ, तो वो देना है, तो उसको उसकी भी एक वित्तीय व्यवस्था कोई करनी है उनको। तो खैर ये तो हो जाएगा मोटे तौर पे। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ब्यूरोक्रेसी की हालत बहुत ख़राब है छत्तीसगढ़ में, जो मैं देख रहा हूँ। और चूँकि राज्य बनने के बाद इससे नाजुक स्थिति में पहले कभी नहीं रहा है। मैं थोड़ा सा इस बारे में बतलाना चाहता हूँ, जो शशांक ने चर्चा छेड़ी है। शशांक थोड़े से विनम्र हैं, ये कड़ी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। मेरी जुबान थोड़ा अक्खड़ है, तो आज के हालात का जिक्र करने के लिए मैं शायद हम दोनों में से बेहतर हूँ, तो इसलिए मैं उनकी बात को रोक कर उस मुद्दे पर कहना चाहता हूँ। मुझको लगता है कि घोषणा पत्र वगैरह की जो वित्तीय बोझ है
ये तो है ही। आज विष्णुदेव साय जिन्होंने राज्य में मंत्री के रूप में कभी काम नहीं किया है, मुख्यमंत्री तो अलग बात है, केंद्र में राज्य मंत्री का तजुर्बा सीमित रहता है, हालांकि वो कई बार रहे, कई अलग अलग विभाग देखे उन्होंने, लेकिन मेरा मानना है कि छत्तीसगढ़ में जो भी मुख्यमंत्री बनते, ये बने हैं विष्णुदेव साय जी, कोई और भी बनते, उनके सामने आज सबसे बड़ी चुनौती ये रहती कि राज्य का जो प्रशासनिक का ढांचा है, इस ढांचे को खड़ा कैसे किया जाए। 5 साल की भूपेश बघेल सरकार, मैं इस बात को अभी इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो कांग्रेस पार्टी हार गई है, इसलिए कह रहा हूँ कि ये मौका नाजुक मौका है। अगर भूपेश बघेल दोबारा मुख्यमंत्री बनते तो उनके लिए ये आसान रहता कि वो जिस अंदाज में चला रहे थे 5 साल से, उस अंदाज को जारी रख सकते थे, जनता का समर्थन मिलता तो उसके बाद उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होती, वो इसी अंदाज को जारी रखते। लेकिन आज उनकी जगह कांग्रेस का भी कोई और मुख्यमंत्री बने रहता, जो कि एक चर्चा चलती थी कि हो सकता है कि कांग्रेस मुख्यमंत्री बदलने की भी सोचे, मौका ही नहीं आया। मतदाता ने कांग्रेस हाईकमान की इज्जत बचा ली, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं डाली, कांग्रेस हाईकमान की कमजोरी उजागर होने का मौका ही नहीं छोड़ा। एक बार फिर विधायक AICC पहुंच जाते, ये नौबत नहीं आने दी। छत्तीसगढ़ के मतदाताओं का भाजपा के ऊपर एक एहसान है कि उन्होंने भाजपा को सत्ता सौंपी और 5 साल के लिए। छत्तीसगढ़ के मतदाताओं का कांग्रेस के ऊपर भी एक एहसान है कि उन्होंने कांग्रेस हाईकमान की इज्जत रख ली कि वो छत्तीसगढ़ में कोई मुख्यमंत्री बदलने की अगर सोचते तो मुंह की खाते। ऐसे ही है शशांक, आसान नहीं रहता उनके लिए। भूपेश बघेल की ताकत जो है उसको कम आंकना ठीक नहीं है। जो विधायक जीत के आए, ये अगर सरकार बनाने के लायक गिनती में रहते, 45 के ऊपर अगर रहते, तो कांग्रेस हाईकमान के लिए 45 से 55 65 जितने भी रहते, कांग्रेस हाईकमान चाह के भी मुख्यमंत्री यहाँ नहीं बदल सकता। उन्होंने एक बार शक्ति प्रदर्शन कर चुके हैं, उसमें कुछ नहीं कर पाई। कांग्रेस पार्टी दिल्ली में बैठकर चुपचाप देखते रही, बर्दाश्त करते रही। तो छत्तीसगढ़ के वोटरों ने कांग्रेस हाईकमान की इज्जत भी रख ली, उनको दुविधा में नहीं पड़ने दिया। लेकिन मैं उसके ऊपर जाना नहीं चाहता, आज मौका भाजपा का है, हम कांग्रेस की ज्यादा चर्चा क्यों करें, उस पर फिर बात करेंगे। मेरा मानना है कि पिछले 5 वर्ष में जिस अंदाज में सरकार, शासन और प्रशासन जो कि जिलों में रहता है, और पुलिस जिसको कि प्रशासन से अलग भी माना जाता है लेकिन वो शासन का हिस्सा है, शासन, प्रशासन और पुलिस का पिछले 5 वर्षों में जो हाल हुआ है, जिस अंदाज में यहाँ पर सरकार चलाई गई है, वो सबकी देखी हुई है। मैं बिल्कुल कोई रहस्य की बात नहीं कह रहा हूँ, बंद कमरे में किसी ने मुझको बताया हुआ ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ, ये सबका देखा हुआ है। इन 5 वर्षों में कांग्रेस की भूपेश बघेल मुख्यमंत्री की सरकार इस अंदाज में चली है कि पूरी शासन प्रशासन की रीढ़ की हड्डी निकल चुकी है। ऐसे ही है, बिल्कुल लुंज पुंज हो गया है शासन प्रशासन पुलिस सारा अमला, ऊपर से नीचे तक सारे जो तथा कथित ऑल इंडिया सर्विस जिसको कहते हैं, जिसका बड़ा अहंकार रहता है अफसरों में कि हम UPSC से छांट के भेजे गए हैं, ऐसा रहता है। IAS जिसको कि एक अलग भाषा में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के बजाय IM सेफ कहा जाता है। उनकी सारी हेकड़ी, सारे तेवर, उनका अहंकार, स्वाभिमान, उनका आत्मसम्मान इन 5 वर्षों में सभी मटिया मेट हो गया। गलत कह रहा हूं मैं? आप मेरे मुकाबले ज्यादा मिलते हैं अफसरों से, मैं गलत कह रहा हूं तो टोक देना आप तुरंत। जी, बहुत सारी चीजें थी इसमें से, जैसे यूपी बिहार की तर्ज पर बहुत तेजी से तबादले हुए। कोई भी कलेक्टर 6 महीने साल भर इस तरह के बहुत कम कलेक्टर हुए जो सब उस तरह का वो कर पाए हैं बिना किसी शिकायत के। छोटे बड़े मतलब अनगिनत काम। कोरोना के दौरान ही 22 कलेक्टर बदले गए थे, जब वो वैसी स्थिति थी, जब क्राइसिस था, एक खतरा था उस वक्त। जी, तो इसको लेके नौकरशाही में नाराजगी थी। और सबसे बड़ी चीज, जितने अच्छे अफसर थे जो काबिल थे, जो धीरे धीरे करके बाहर जाने का रास्ता देखते रहे, वो लोग दर्जन भर केंद्र सरकार में चले गए या छुट्टी पे चले गए, कहीं चले गए, ये रहा। तो मैं अभी आज मुझको विष्णुदेव साय के सामने जो चुनौती एक बड़ी दिख रही है वो ये दिख रही है
कि इस राज्य के अफसरों में, और मैं अफसर के लिए कोई अतिरिक्त सम्मान मेरे मन में नहीं है, जो कर्मचारी हैं वैसे ही अफसर हैं, जैसे मैं इंसान हूँ वैसे ही वो इंसान है। मैं कोई वीआईपी और आला अफसर इस तरह के उसमें भरोसा नहीं करता, लेकिन काम तो उनसे चलना है। भारत का लोकतंत्र, भारत का शासकीय प्रशासकीय ढांचा जो है अफसरों के आधार पे बना हुआ है, ये उसका पुर्जा है, तो इनके बिना नहीं चल सकता। इनका पूरा का पूरा मनोबल आज टूटा हुआ है। मुझको ऐसा लगता है कि जिस समय चुनाव के आंकड़े आ रहे थे, जिस समय कांग्रेस हारते दिख रही थी, भाजपा जीतते दिख रही थी अभी मतगणना के दिन, और जैसे ही भाजपा ने सरकार बनाने का अपना माहौल पुख्ता कर लिया, मुझको लगता है कि इस प्रदेश के 90% अफसरों के मन में जो खुशी रही होगी वो कहीं से भी भाजपा के उम्मीदवार जो विधायक बन रहे थे उनसे कम की नहीं रही होगी। ठीक कह रहा हूं मैं? तो ये माहौल है इस प्रदेश में। अभी मनोबल टूटा हुआ है, प्रशासन का ढांचा खत्म है। बड़े बड़े अफसर जिनके नाम की बड़ी बड़ी तख्तियां, बड़े बड़े ओहदे बाहर से दिखते हैं, वो भी सहमे हुए बैठे हुए हैं अपने अपने कमरों में, अपने अपने घरों में। एक तो ये है, आपको ध्यान होगा कि जिस तरह 15 सीट पे आ जाने के बाद भाजपा छत्तीसगढ़ में सहमी हुई थी, और मुझको ध्यान है कि भाजपा के दिल्ली से जो साल भर पहले 3 नेता यहाँ आकर काम संभाले थे, उन्होंने अनौपचारिक चर्चा में मुझको कहा था कि हमारे ऊपर सबसे बड़ा बोझ तो ये था कि हम अपने लोगों को तैयार कर सकें, यानी छत्तीसगढ़ भाजपा के लोगों को, कि आप चुनाव जीत भी सकते हैं। मुझको लगता है कि विष्णुदेव सरकार के सामने, उनकी सरकार के सामने, उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हो सकते हैं, मंत्री तो रहेंगे ही रहेंगे, कुल मिलाकर 1 दर्जन लोगों की एक टीम उनके साथ रहेगी विष्णुदेव साय के साथ। रमन सिंह जैसे लोगों का मार्गदर्शन रहेगा, और भी बहुत से वरिष्ठ मंत्री हैं यहाँ पे। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती मुझको जो दिखती है वो ये है कि किस तरह से वो प्रशासनिक अमले का, अफसरों का, कर्मचारियों का, इनका मनोबल वापस उनको दे सकते हैं। ये एक बड़ी चुनौती रहेगी। लगता है आपको ऐसा? बिल्कुल, इसलिए लगता है कि आधे दर्जन से अधिक अफसरों ईडी के रेड में है, जो जांच चल रही है। एक जेल में है जी। कई पुलिस अफसरों के नाम हैं, कई पुलिस अफसरों के नाम हैं जिनके बारे में ये खबरें थी कि उसमें दर्जन भर लोगों के तो गवाही और बयान हो चुके हैं ईडी में। आपने ये नई जो बात छेड़ी है ईडी वाली और अफसरों की, ये भी चर्चा के लायक है। अभी तक छत्तीसगढ़ में 2003 में जोगी ने सरकार छोड़ी थी। जोगी के कामकाज में, उनके कार्यकाल में कई तरह के जुर्म हुए, जिसमें रामावतार जग्गी नाम के एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष का कत्ल भी था, और भी कई ऐसे जुर्म हुए थे। कई जगह किसी कारोबार पर, किसी बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया गया था, याद है आपको ऐसी घटनाएं? लेकिन रमन सिंह के 15 साल में इस दर्जे के, इस पैमाने के ऐसे जुर्म नहीं हुए थे कोई भी। सरकार में भ्रष्टाचार था, उस समय भी था, छोटा मोटा चल रहा था, ऐसा नहीं था। अभी के 5 साल के कांग्रेस के कार्यकाल में ये आसमान में पहुंचा हुआ था। और जिस अंदाज में कोयला से उगाही, कोल लेवी नाम दिया है ईडी ने उसको, कोयला उगाही का कारोबार था। जिस तरह से शराब को बिना रिकॉर्ड के अनअकाउंटेड शराब बना के बेचने का 3000 करोड़ का अंदाज लगाया है ईडी ने, वो मामला था। इस तरह से महादेव सट्टा जो है उसका एक बहुत बड़ा मामला है। मैं नहीं जानता उसमें सच्चाई क्या है, ईडी जाने, अदालत जाने, और जिनके नाम आ रहे हैं वो जाने। लेकिन अफसरशाही का मनोबल इसलिए भी टूटा हुआ था कि कलेक्टर, एसपी, आईजी रहे हुए लोगों को बुला के जिस तरह से ईडी ने उनके बयान लिए, उनकी गवाही ली, उनके ऊपर तलवारें लटकी हुई थी, अभी भी लटकी हुई है। क्योंकि अभी केंद्र में मोदी सरकार जारी है, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आ गई है। 2019 में जिस तरह से मोदी जीत कर आए थे, देश में काफ़ी लोगों को ऐसी संभावना लग रही है कि 2024 में हो सकता है कि वो आगे और जीत जाएं, क्योंकि इंडिया गठबंधन तहस नहस होते दिख रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग ऐसा कह रहे हैं। तो अगर मोदी एक बार और लौट के आते हैं तो कार्यकाल 2029 तक रहेगा। ईडी ने इतने सारे सबूत अदालतों में पेश किए हैं
कि कोई भी सरकार आए जाए उतने सबूत खत्म नहीं हो सकते। इतने लोग जेल में हैं, जो अफसर जेल में हैं वो इतनी महत्वपूर्ण जगहों पे बैठे हुए थे। अब उनके बारे में मैं बहुत अधिक चर्चा आज करना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये जो जिस हालत में ये सरकार मिली है विष्णुदेव साय को, ये बहुत रश्क करने की नहीं है। मुझको मुख्यमंत्री से बहुत ईर्ष्या नहीं होगी, क्योंकि इनको एक मलबा मिला है, उस मलबे में से ईंट निकाल कर उससे सीमेंट रेत को अलग करके इनको फिर से एक ढांचा खड़ा करना है। ऐसा ही है। बिल्कुल, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती मनोबल बढ़ाने की है अधिकारी कर्मचारियों की। दूसरा ये है कि प्रशासनिक व्यवस्था को कैसे बेहतर कर सके, सबसे बड़ी चुनौती ये है। हालांकि उनके लिए थोड़ी सी अच्छी बात यह है कि उनके साथ विधायक दल के रूप में या मंत्री के रूप में बन जाएंगे। ओबी चौधरी उनके साथ रहेंगे, साथ में हैं, तो इससे मुझे लगता है थोड़ी बहुत मदद, तो काफ़ी कुछ मदद मिलेगी ही। और मुझे ये भी उम्मीद है कि केंद्र सरकार में जो गए थे उनमें से कुछ लोगों को केंद्र सरकार वापस भेजने पे विचार कर सकती है, क्योंकि उस सीनियर लेवल पे अफसर बहुत कम है। जो है भी वो संविदा पे है या फिर जांच, अलग अलग जांच पे घेरे में आए गए हैं। कुछ इस तरह की स्थिति है। न सिर्फ एक मुझको ये भी लगता है शशांक कि भूपेश बघेल सरकार के साथ जो अफसर एक भागीदारी से जो काम कर रहे थे, जो ईडी के नज़रों में जुर्म है, मुझको नहीं मालूम जुर्म है कि नहीं, जो ईडी की नज़रों में जुर्म है, जो भाजपा की नज़रों में भ्रष्टाचार है, ऐसे बहुत सारे अफसर जो हैं जिनके ऊपर लेबल लगा हुआ है कि ये भूपेश बघेल के कहे हुए गलत काम कर रहे थे, इन लोगों को भाजपा तुरंत तो कोई बहुत नाजुक और जिम्मेदारी की जगह दे नहीं पाएगी, दे भी नहीं पाएगी और देना भी नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये, जैसा कि सीएम के तेवर भी है कि बदले की भावना से काम करने वाले मिजाज इनका। विष्णुदेव साय बदले की भावना से काम करने वाले नहीं, हद तक रमन सिंह टाइप से हैं। रमन सिंह ने भी अपने जैसे मुकेश गुप्ता जैसे अफसर को तो रमन सिंह ने उनकी जिंदगी में सबसे अधिक महत्वपूर्ण पोस्टिंग दे के रखा था। तो कुछ हद तक विष्णुदेव साय की भी वैसी स्थिति है। आप ठीक कह रहे हो, मुझको भी लग रहा है उनकी बातचीत जो है, उन्होंने कहा है कहीं पर कि शासन अच्छे से चलाने के लिए कोई बहुत कड़े तेवर की जरूरत नहीं रहती है, विनम्रता के साथ भी हो सकता है। कुछ ऐसी बात कही है, मुझको उनके शब्द याद नहीं है, लेकिन उनकी भावना कुछ ऐसी ही थी। तो मुझको ये लग रहा है कि विष्णुदेव साय के सामने एक बड़ी चुनौती शासन प्रशासन को फिर से खड़ा करने की है। जिन लोगों ने मामूली गलतियां की भी होगी उनको भी ये भरोसा दिलाने की जरूरत है कि ये नई सरकार आ गई है, इसके नए तेवर रहेंगे। कभी कभी शशांक एक और चीज भी होती है, कोई नई सरकार आती है तो उसको पता रहता है कि किन किन अफसरों ने पिछली सरकार के मातहत कैसे कैसे गलत काम किए थे, और उनकी नब्ज को दबाकर, उनका टेंटुआ दबाकर कई बहुत ही शातिर किस्म के जो मंत्री रहते हैं वो उन अफसरों से अपने कार्यकाल में फिर गलत काम करवा लेते हैं। बिल्कुल। अब मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन आपको याद पड़ रहा होगा कि मैं किन नामों के बारे में बात कर रहा हूँ, याद पड़ रहा होगा आपको। तो हम उन नामों को न लें, कोई प्रसंग नहीं है अभी, लेकिन एक ये खतरा रहता है, ये मैं आपको बता दूं, सत्ता को जब ये मुंह लग जाता है कि कैसे कैसे गलत काम किस किस से करवाए जा सकते हैं, कहाँ से कितना पैसा राजनीतिक आ सकता है, चाहे वो पार्टी में जाए चाहे नेता के जेब में जाए, तो जब एक बार ऐसे रास्ते समझ में आ जाते हैं तो आने वाली नई सरकार के लिए, उसके लोगों के लिए, सत्तारूढ़ पार्टी के लिए अपने आप पर काबू पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मेरी शुभकामनाएं इस सरकार के साथ में कि कड़ाई से काम करे, मेरी पूरी शुभकामनाएं कि ईमानदारी से काम करे ये, लेकिन ये दिक्कत आती है तो विष्णुदेव साय को इससे भी उबरना पड़ेगा। और आज जैसा कि 6 महीने बाद जो यहाँ पर लोकसभा के चुनाव होने हैं, मुझको ऐसा नहीं लगता है कि उस चुनाव में खर्च वगैरह की कोई कमी जो है वो भाजपा को यहाँ रहने वाली है। जो प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी है उसको वैसे भी चंदा मिल जाता है, पहली बात। दूसरी बात, भाजपा देश में सबसे संपन्न पार्टी है। कम से कम मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ विष्णुदेव साय की सरकार से कि वो पार्टी के लिए चंदा उगाही करने को या उसके नेता मंत्री अपने लिए पैसा कमाने को ऐसा गलत काम न करें जिसमें
कल के दिन कोई जांच एजेंसी उसके खिलाफ आए, उनको घेरे में लाए, जैसा कि आज चल रहा है। बिल्कुल। तो ये एक और खतरा है कि जब पिछली मिसाल आपके सामने बहुत खराब है तो आपके मन में भी ये लोभ आने लगता है कि पहले तो ये करते रहे, पहले तो ऐसा होता रहा है, हम इसमें कौन सा नया करेंगे, ये व्यवस्था तो पिछली सरकार ने लागू की हुई है, कहीं आरटीओ की कोई व्यवस्था रहती है। हालांकि राजेश मूणत जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि हमारी सरकार बनेगी और हम चेक पोस्ट बैरियर हटा देंगे। याद है आपको? बिल्कुल कहा था उन्होंने टाटीबंद में जो ट्रांसपोर्टर्स का जो इलाका है, वहाँ चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि बैठक में कहा था कि हमारी सरकार आएगी और हम बैरियर हटा देंगे, क्योंकि बैरियर एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार का अड्डा रहता है, बहुत ही संगठित भ्रष्टाचार का अड्डा रहता है। तो उन्होंने कहा था ऐसा राजेश मूणत जी ने। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सरकार पिछली सरकार के मुकाबले बेहतर रहेगी, पिछली सरकार के मुकाबले अफसरों को सांस लेने का मौका देगी। मुझको 2-3 अलग अलग अफसरों ने अलग अलग शब्दों में ये कहा पिछले 3 तारीख के बाद से, मतगणना के बाद से, कि हवा में एकदम से ऑक्सीजन ज़्यादा लगने लगी है। जी कुछ शीर्ष स्तर पर इस तरह की पोस्टिंग हुई थी जिसको लोग कोर्ट कचहरी तक गए हैं, शीर्ष अदालतों में चुनौती दे रहे हैं, जैसे फॉरेस्ट में जो हुआ। हाँ, फॉरेस्ट में जो हुआ, मैंने ऐसा नहीं देखा था। जो फॉरेस्ट की शशांक जो बात कर रहे हैं, जिसके खिलाफ अदालत तक गए हैं, एक व्यक्ति जिससे ज्यादा वित्तीय विवाद वन विभाग में किसी से जुड़े हुए नहीं थे, ठीक कह रहा हूं मैं? इतना विवाद उस व्यक्ति को लेकर उसको मुखिया बनाया था भूपेश बघेल जी की सरकार ने, और उसके खिलाफ उनके जो सीनियर थे विभाग में, उनसे वरिष्ठ थे, वो गए हुए हैं, अदालत भी गए हुए हैं, वहां मामला चल रहा है। बहुत ही खराब मिसाल थी ये। जो व्यक्ति बर्खास्त हो चुका रहना चाहिए था जमाने पहले, उस व्यक्ति को मुखिया बनाया था, उसके खिलाफ ये हुआ था। ऐसे बहुत सारे मामले हैं, एक एक मामले में अभी जाना ठीक नहीं होगा। कुल मिलाकर यह है कि आज के इस मौके पर, जो कि भाजपा के लिए बहुत बड़ी खुशी का मौका है, प्रदेश के आदिवासी तबके के लिए, जो कि करीब 1/3 आबादी होती है, उसके लिए एक बहुत बड़ी खुशी का मौका है कि बिल्कुल निर्विवाद आदिवासी नेता, जोगी जब बने भी थे उस वक्त भी वो निर्विवाद कभी भी नहीं थे। उस वक्त भी मामले मुकदमे उनके आदिवासी होने न होने को लेकर चल ही रहे थे, और आखिरी में जाके उनका परिवार वो मुकदमे हारा है। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक। तो मेरा ये कहना है कि एक निर्विवाद आदिवासी, बहुत सरल आदिवासी, बहुत ही अनुभवी, इनसे ज़्यादा अनुभव हो नहीं सकता था। ये केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक, प्रदेश के अध्यक्ष सब कुछ रह चुके हैं, और एक बिना कटुता के, बिना किसी धमकी के ये अपना कार्यकाल शुरू कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ जो बृजमोहन अग्रवाल के से सुनी मैं। हाँ। वो 8 बार के विधायक हैं। हाँ। उन्होंने सीधे सीधे इनको बधाई देते हुए कहा योग्यता का सम्मान हुआ है। हाँ, ये यानी बृजमोहन अग्रवाल सरकार चलाने के लिए योग्यता में किसी से कम नहीं है जी। लेकिन भारत की आज की राजनीतिक हकीकत यह है कि जिस जाति, जिस धर्म, जिस तबके के लोग जितने हैं, उनका ख्याल रखना मजबूरी है। तो आज छत्तीसगढ़ को जो आदिवासी प्रदेश कहा जाता है, उसमें भाजपा के सामने ये एक राजनीतिक जिम्मेदारी थी। मैं इसको मजबूरी नहीं कहूँगा, ये राजनीतिक जिम्मेदारी थी कि यहाँ की आदिवासी आबादी का वो सम्मान करें अच्छे से। ये बड़ा संयोग है कि आज शहीद वीर नारायण सिंह का बलिदान दिवस है। ऐसे दिन पर एक आदिवासी को, एक सरल आदिवासी को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं कि वो जन कल्याण के काम अच्छे से कर सकें। हमारे उनके लिए कोई सुझाव नहीं है कि उनको क्या करना है। हम केवल कुछ एक चुनौतियां गिना रहे थे कि पिछली सरकार के जाने और नई सरकार के आने के बीच में आज के दिन कौन सी चुनौतियां हैं। इतना हमको मालूम है कि उनके साथ में रमन सिंह सरीखे व्यक्ति हैं, उनके साथ में ओपी चौधरी जैसे व्यक्ति हैं, या बृजमोहन जैसे लोग हैं, और भी लोग हैं। भाजपा भी संपन्न पार्टी है, बड़ी पार्टी है, बड़े बड़े अनुभवी नेताओं की। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो एक बहुत अच्छी सरकार चलाएं प्रदेश में। 5 साल बाद जब वो जाएं तो कम से कम इस नाम पर चुनाव ना हो
कि ये सरकार कितनी भ्रष्ट थी। इस नाम पर 5 साल बाद चुनाव न हो, इस बात के लिए विष्णुदेव साय को हमारी शुभकामनाएं हैं। हम आपसे फिर मिलते हैं। आपको हमारी ये बात अच्छी लगती होगी तो ये वीडियो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा। आप चाहें तो इसके लिंक दोस्तों को भेज सकते हैं और हम आपसे फिर मिलेंगे।